श्री प्रतियोगी मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में आज हम लोग मौलिक अधिकारों के खंड में हैं और आज मौलिक अधिकारों की 22वीं कक्षा में आप प्रवेश किए हैं। 22वां भाग है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की 22वीं कक्षा में हम लोग आज मौलिक अधिकारों की करीब करीब अंतिम कक्षा में, और इस अंतिम कक्षा में टॉपिक है हम लोगों का लोकहितवाद, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकप्रिय भाषा में पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका कर। आपने खबरों और अखबारों के माध्यम से पीआईएल की चर्चा बार बार सुनी होगी कि तमाम जनहित के मुद्दे पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की जाती है, दाखिल की जाती है और जनहित के तमाम मुद्दे सॉल्व होते हैं। तो आप जानेंगे कि पीआईएल क्या है। आइए, पीआईएल एक प्रकार की याचिका है। जनहित याचिका नाम ही है इसमें, तो यह भी एक प्रकार की याचिका है। याचिका करने का एक मूल सिद्धांत है कि अगर आप पीड़ित हैं तो आप न्याय के लिए न्यायालय जाएंगे। आप पीड़ित हैं तो न्याय के लिए कहां जाएंगे? न्यायालय जाएंगे। जनहित याचिकाओं ने यह सुविधा प्रदान की कि अगर आप पीड़ित हैं और आप न्यायालय नहीं जा रहे हैं या न्यायालय जा पाने में सक्षम नहीं हैं, तो आपके स्थान पर अन्य कोई जागरूक व्यक्ति या संस्था न्यायालय जा सकती है आपकी तरफ से। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों का मामला है। पीड़ित व्यक्ति किसी कारण से, किसी मजबूरी से, अज्ञानता से, आर्थिक दबाव से या किसी भी कारण से कोर्ट नहीं जा पा रहा है, तो उसके जगह पर अन्य कोई कोर्ट जाएगा उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए। तो यही याचिका जनहित याचिका कहलाती है, लोकहितवाद कहते हैं। तो आइए हम लोग इसमें कुछ नोट करेंगे। तो सबसे पहले यह एक याचिका है और कुछ नहीं। यह भी क्या है? यह एक याचिका है। निसंदेह यह एक याचिका है जिसके माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसके माध्यम से अन्य व्यक्ति, अन्य कोई व्यक्ति या संस्था, अन्य कोई व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। क्या करता है? पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष
प्रश्न उठाता है। पीड़ित नहीं जा रहा, पीड़ित के जगह पर कोई अन्य व्यक्ति या संस्था प्रश्न उठाता है। जनहित याचिका की इस प्रणाली ने, जनहित याचिका की इस प्रणाली ने यह जो जनहित याचिका का सिस्टम है, इस सिस्टम ने बहुत बड़ा काम किया। इसने भारत में पूर्व प्रचलित ने भारत में पूर्व प्रचलित लोकस स्टैंडी, लोकस स्टैंडी, ये शब्द आपको याद रखना है, लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी, इसका मतलब होता है, लोकस स्टैंडी का यही मतलब है कि जो व्यक्ति पीड़ित है वही न्यायालय जाएगा। लोकस स्टैंडी शब्द का मतलब जो व्यक्ति पीड़ित है न्यायालय वही जाएगा। तो केवल प्रभावित व्यक्ति ही न्याय पाने, इसका जो मतलब है वो नोट कर लें। केवल प्रभावित व्यक्ति ही न्याय पाने के लिए, न्याय पाने के लिए न्यायालय में अपील कर सकता है, न्याय पाने के लिए अपील कर सकता है। न्यायालय में अपील कर सकता है। यह है लोकस स्टैंडी का मतलब। तो आपने देखा कि भारत में पूर्व प्रचलित लोकल स्टैंडी, यानी वही व्यक्ति, केवल प्रभावित व्यक्ति ही न्याय पाने के लिए न्यायालय में अपील कर सकता है, यानी वही व्यक्ति न्यायालय जाएगा जो पीड़ित है, को बदल दिया, को बदल दिया। यानी लोकस स्टैंडी का जो सिद्धांत था, प्रणाली थी, जनहित याचिका ने उस प्रणाली को, उस सिद्धांत को ही बदल दिया। अब स्वतः संज्ञान के माध्यम से, अब स्वतः संज्ञान के माध्यम से, स्वतः संज्ञान के माध्यम से क्या होगा? न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान के माध्यम से, स्वतः संज्ञान का मामला चाहे मान लीजिए मीडिया रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट से हो सकता है, सोशल साइट्स, कहीं से भी स्वतः संज्ञान इनमें से कहीं से भी हो सकता है। सोशल साइट से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। कार्रवाई की जाती है, माध्यम से कार्रवाई की जाती है। तो ये है जनहित याचिका, इसे कहेंगे जनहित याचिका। आपके सामने जब भी जनहित याचिका शब्द का प्रश्न उठेगा, जनहित याचिका का मतलब है कि जनता की समस्या को अन्य व्यक्ति या संस्था न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, न्यायालय से प्रश्न करेगा,
यहां प्रचलित लोकल स्टैंडी का मामला, प्रचलित वह विधि कि पीड़ित ही न्यायालय जाएगा, उस विधि को, उस सिद्धांत को किनारे करते हुए, उस सिद्धांत को थोड़ा नरम बनाते हुए, थोड़ा और सॉफ्ट करते हुए ये व्यवस्था की गई कि स्वतः संज्ञान के माध्यम से भी, मीडिया रिपोर्ट, अखबारों के माध्यम से भी, टेलीविजन और सोशल साइट न्यूज के आधार पर भी, स्वतः संज्ञान के माध्यम से भी पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित समूह को न्याय दिलाया जा सकता है। भारत में न्यायमूर्ति पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। आप एक बिंदु इसमें लिखेंगे कि भारत में न्यायमूर्ति, दो लोगों की बात है, न्यायमूर्ति पीएन भगवती को पीआईएल जनहित याचिका का जनक माना जाता है। जनहित याचिका का जनक माना जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि भारत में न्यायमूर्ति पीएन भगवती, वैसे दो लोग हैं, एक व्यक्ति है न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर, इन दोनों लोगों ने भारत में जनहित याचिका को स्थापित किया। तो इसे आगे बढ़कर के 1980 के दशक में 1980 के दशक में न्यायमूर्ति पीएन भगवती और वीआर कृष्ण अय्यर द्वारा जनहित याचिकाओं की शुरुआत की गई। जनहित याचिका की शुरुआत की गई। तो इस प्रकार पूरी बात यह है कि 1980 के दशक में न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पीएन भगवती, इन लोगों के द्वारा भारत में जनहित याचिका का प्रारंभ किया। जब जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय द्वारा जनहित के मुद्दे पर जब निर्णय दिया जाने लगा, विचार किया जाने लगा, न्यायालय जनहित के मुद्दे पर काफी सक्रिय हो गया, तो अखबारों में, मीडिया में एक शब्द प्रचलन में आया कि इस समय न्यायिक सक्रियता का दौर। तो एक शब्द आया, न्यायिक सक्रियता। तो आपके समक्ष ये शब्द आएगा, न्यायिक सक्रियता, जिसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। तो यह शब्द खूब चलन में आया जब जनहित याचिकाएं
सुनी जाने लगी, इन पर फैसले आने लगे, जनहित के मुद्दे हल होने लगे, तो मीडिया में और राजनीतिक क्षेत्रों में एक शब्द की चर्चा होने लगी कि अब न्यायिक सक्रियता का दौर है। यानी जनहित याचिका को कई लोगों ने न्यायिक सक्रियता का नाम दिया, लेकिन आप प्रतियोगी ये जान लें कि जनहित याचिका अलग है और न्यायिक सक्रियता शब्द अलग है। दोनों को आप मिलाएंगे नहीं, दोनों अलग अलग शब्द। जनहित याचिका का मतलब है कि मूल अधिकारों का हनन होने पर या अन्य कानूनी विसंगति पर न्यायालय जनहित याचिकाओं के माध्यम से सुनवाई करके निर्णय देंगे, ये जनहित याचिका है। जबकि न्यायिक सक्रियता कुछ और है। न्यायिक सक्रियता का तो तात्पर्य इस बात से है कि जब न्यायालय अपने कार्यों से आगे बढ़कर के, न्यायिक प्रक्रिया से आगे बढ़कर के अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए अगर विधायिका और कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करने लगे तो उसे कहते हैं न्यायिक सक्रियता। तो जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता में अंतर है। इस बात को खूब अच्छे से ध्यान में रखें और एक दूसरे की जगह पर इनका प्रयोग ना करें। जनहित याचिका के स्थान पर न्यायिक सक्रियता का प्रयोग न करें और न्यायिक सक्रियता के स्थान पर जनहित याचिका का प्रयोग न करें। तो हम लोग ये दो लाइन में न्यायिक सक्रियता भी नोट करेंगे कि जब न्यायपालिका अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका, जब न्यायपालिका अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण करते हुए क्या करें? अतिक्रमण करते हुए विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में, इन दोनों के कार्यों में हस्तक्षेप करे तो इसे न्यायिक सक्रियता कहा जा सकता है। तो न्यायिक सक्रियता अलग है, जनहित याचिका अलग। ये ध्यान रहे कि न्यायिक सक्रियता को जनहित याचिका के स्थान पर प्रयोग कतई न करें। न्यायिक सक्रियता में साफ साफ कहा गया है कि न्यायपालिका अपने परंपरागत कार्यों से निकल करके अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे तो इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाएगा। तो न्यायिक सक्रियता को जनहित याचिका नहीं कहेंगे, जनहित याचिका को न्यायिक सक्रियता नहीं कहेंगे। इसके पहले की कक्षा में क्लास 21 में हम लोगों ने 5 प्रकार के रिट पढ़े थे। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत
सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार है। लेकिन दोनों के रिट जारी करने की जो अधिकारिता है इसमें अंतर है। तो दोनों के रिट जारी करने की अधिकारिता में क्या अंतर है, दोनों के जो पावर है इसमें उसमें क्या अंतर है, ये देखना है। इस टॉपिक में ये भी देखना, तो हमें देखना है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के अधिकार में अंतर। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के जारी करने के अधिकार में अंतर। तो ये हमें जानना है कि सर्वोच्च न्यायालय के रिट जारी करने में क्या अंतर है और उच्च न्यायालय के रिट जारी करने में क्या अंतर है। तो यहां से एक डिवाइड कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं उच्चतम न्यायालय और इधर कर लेते हैं उच्च न्यायालय। और यहां नंबर 1 करते हैं, यहां भी चलिए नंबर 1। तो पहले नंबर में उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 के तहत, यहां कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और यहां अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार। तो पहला अंतर हुआ अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट। अब दूसरा है कि 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार। तो दोनों, दूसरा 5 प्रकार के रिट, 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार। यहां भी 5 ही प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार, 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार। तो दोनों जगह 5 प्रकार के ही रिट जारी करने के अधिकार हैं। ये दोनों में अंतर नहीं बल्कि समानता है। दोनों 5 प्रकार के रिट जारी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में है कि केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन, केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर यह रिट जारी कर सकता है, केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर। लेकिन उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों पर भी रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय में क्या है, यह मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी
मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी ये रिट जारी कर सकते। तो सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की अधिकारिता में अंतर उच्च न्यायालय के मामले में है कि अगर मांग उचित है तो रिट जारी करना पड़ता है सर्वोच्च न्यायालय में। यदि मांग उचित हो तो उच्च न्यायालय रिट जारी करने के लिए बाध्य है। 4, यदि मांग उचित है तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने के लिए बाध्य है। जबकि उच्च न्यायालय में ऐसा नहीं। उच्च न्यायालय चाहे तो रिट जारी करे और चाहे तो कोई उपचार करे, चाहे तो रिट जारी करे या इसके अलावा कोई दूसरा दवाई भी दे सकता है। तो यहां है कि यह बाध्य नहीं है, इस बात के लिए रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। अन्य कोई उपाय उपचार सुझा सकता है। यानी ये क्या कर सकता है? अन्य कोई उपाय या उपचार सुझा सकता है। तो उच्च न्यायालय की स्थिति ये है कि दूसरे उपाय भी वो क्या कर सकता है? सुझा करके दूसरी कोई दवा दे करके भी काम चला सकता है। रिट न जारी करे तो कोई बाध्यता उसकी नहीं। उच्चतम न्यायालय के पास एक शक्ति है कि वह उच्च न्यायालय के खिलाफ उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण सरसोरेरी रिट जारी कर सकता है। तो 5वां, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं। लेकिन उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ऐसी कोई शक्ति नहीं है। यहां उच्च न्यायालय के पास उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रिट जारी करने की अधिकारिता में ये अंतर है। इन अंतरों को आप ध्यान रखेंगे। ये 5 प्रकार के रिट दोनों जारी करते हैं, लेकिन बाकी दोनों में क्या फर्क है ये साफ है।
इसके बाद हम लोग विचार करेंगे इस कक्षा में कि अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो अगला जो हेडिंग होगा वो यही होगा कि मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध, मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध, मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध, इस पर हमें बात करना है कि मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध क्या हैं। इसमें पहला है सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। इसमें पहला बात करेंगे सशस्त्र बल, सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, यानी सेना और मूल अधिकार, इनके बीच क्या मामला है ये देखेंगे। सशस्त्र बल और मूल अधिकार, इनके बीच हमें देखना है सेना और मूल अधिकारों के बीच किस प्रकार से अंतर संबंध है। कई जगह मूल अधिकारों के मामले में सेना में अलग नियम दिखाई पड़ते हैं। वो अनुच्छेद 35 के कारण है। इसके कारण है अनुच्छेद 33 के कारण। तो यहां पर अनुच्छेद 33 जो आर्म फोर्सेज और फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, इसकी बात करता है आर्म्ड फोर्सेज एंड फंडामेंटल राइट्स, आर्म्ड फोर्सेज एंड फंडामेंटल राइट्स। तो ये बात करता है अनुच्छेद 33, क्या कहता है कि सेना और मौलिक अधिकारों के बीच क्या संबंध है या किस प्रकार का मैकेनिज्म है। तो संसद को यह शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है, यह शक्ति प्रदान करता है। कौन सी शक्ति प्रदान करता है कि सशस्त्र बल, खुफिया एजेंसी अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके, कि वह सशस्त्र बल करता है कि वह सशस्त्र बल उसके अलावा खुफिया एजेंसियां एवं अन्य खुफिया एजेंसियां एवं अन्य के इनके मामले में मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके, कि मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके, युक्त प्रतिबंध लगा सके।
ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ऐसा करने का? ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है कि सेना में अनुशासन बना रहे और सेना की जो कार्य क्षमता है वो बनी रहे। तो इसका मुख्य उद्देश्य इनके समुचित कार्य करना। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इनके मुख्य उद्देश्य में क्या है? इनके समुचित कार्य करना, समुचित कार्य करना इनके मुख्य उद्देश्य में है, और अनुशासन बनाए रखना, और अनुशासन बनाए रखना। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 33 में देखा, अनुच्छेद 33 में संसद को एक शक्ति प्रदान की गई है कि वह यानी संसद सेना में, सशस्त्र बल में, खुफिया एजेंसियों में या इस तरह के अन्य विभागों के जो मूल अधिकार हैं उन पर कुछ सीमा तक, तर्कसंगत सीमा तक प्रतिबंध लगा सके। ऐसा करने का मूल उद्देश्य है कि उनका कार्य समुचित हो और उनमें अनुशासन बना रहे। यह कहता है अनुच्छेद 33। तो अनुच्छेद 33 संसद को एक शक्ति प्रदान करता है कि वो आर्म्ड फोर्सेज के लिए, सशस्त्र बलों के लिए, खुफिया एजेंसियां जो हैं, आईबी हैं, सीबीआई हैं, तमाम इस तरह के जो ब्यूरो हैं उनके लिए, अन्य तमाम एजेंसियों के लिए वह कुछ सीमा तक मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सके। इन प्रतिबंधों से इन संस्थाओं में कार्य जो है वो समुचित होगा, अच्छा होगा, और साथ ही इनमें अनुशासन बना रहे। तो ये बात हुई अनुच्छेद 33। अब बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 34 पर। दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु जो हम लोगों ने मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध में पहला पढ़ा कि सशस्त्र बल और मूल अधिकार के बीच क्या संबंध है, कैसे दोनों के साथ मूल अधिकार चलते हैं। अब बात करेंगे मार्शल लॉ और मूल अधिकार। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ और मूल अधिकार। मार्शल लॉ और मूल अधिकार, तो इसको करना है मार्शल लॉ एंड मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। यह है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। अनुच्छेद 34 जो मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट्स के बीच कैसे संबंध है उसको बताता है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में या पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में मार्शल लगा हुआ, मार्शल लॉ लगा हुआ, सेना विधि लगी हुई है, मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो मार्शल लॉ में लगाने में संसद को शक्ति मिल जाती है कि वह मूल अधिकारों पर कुछ सीमा तक प्रतिबंध लगा सके। अगर देश के किसी हिस्से में मार्शल लॉ लग जाता है,
सेना विधि लग जाती है, तो संसद को यह शक्ति है कि देश के कुछ हिस्से में या कहीं जहां लगा हुआ है, मौलिक अधिकारों पर कुछ सीमा तक प्रतिबंध लगा सकते। कर्मचारियों के कार्यों को, सरकारी जो व्यवस्था है उसको या तो चलने दे, चाहे तो बदल दे। ये सारी शक्ति संसद के पास है। राज्य विधानमंडलों को ये शक्ति नहीं है, लेकिन संसद को ये शक्ति है। तो हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 34 के अंतर्गत भारत के किसी क्षेत्र में, इसमें क्या है कि भारत के किसी क्षेत्र में, मान लीजिए क्या लगा है, मार्शल लॉ लगा हुआ, किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू हो तो, यदि सैन्य अधिनियम लागू हो तो संसद क्या कर सकती है? संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों पर, तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। तो आपने क्या देखा कि संसद अगर मार्शल लॉ लगा है तो संसद जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा है वहां मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। संसद को इस बात की भी शक्ति है कि इसी में एक और चीज है कि संसद को इस बात की भी शक्ति है, इस बात की भी शक्ति है कि वह किसी कौन सी शक्ति है? संसद को एक और शक्ति है कि वह किसी सरकारी कर्मचारी, वह किसी भी सरकारी कर्मचारी को अन्य किसी भी सरकारी कर्मचारी व अन्य किसी को भी, अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की, अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले, उसके द्वारा जो भी व्यक्ति वो कार्य करता है उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को क्या कर सकती है? कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। तो अनुच्छेद 34 में संसद को दो तरह के अधिकार, दो अधिकार संसद को दिया गया है। अधिकार नंबर 1 कि जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हुआ है, जिस क्षेत्र में सेना विधि लगी हुई है, उस क्षेत्र में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सके, एक अधिकार। दूसरा अधिकार है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य किया है तो उस कार्य को चाहे तो बरकरार रखे या फिर से नए ढंग से या नया कार्य। ये दो शक्तियां संसद को प्रदान है
अनुच्छेद 34 के अंतर्गत तब जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हुआ है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लगी हुई, दो शक्तियां प्राप्त। तो आपने देखा कि संसद को दो प्रकार की शक्ति अनुच्छेद 34 के तहत प्राप्त है, तब जब सेना विधि लगी हुई है। अब इसी क्रम में तीसरा, अन्य उपबंधों में तीसरा, और तीसरा है अनुच्छेद 35 है, आर्टिकल 35, अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 35 दो तीन प्रावधान करता है। अनुच्छेद 35 जो है वह दो तीन प्रावधान करता है। क्या क्या प्रावधान करता है? कहता है कि संसद को केवल मूल अधिकारों पर ही प्रतिबंध लगाने की शक्ति नहीं है। संसद को जो शक्ति है वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने, कई अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगाने की है। विधानमंडलों को ये शक्ति प्रदान नहीं की है। तो अनुच्छेद 35 के तहत संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। अब वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं उनको भी हम लोग नोट कर लें, जिनको प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त। तो हम लोग लिखेंगे कि अनुच्छेद 35 के अंतर्गत, अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को निम्नलिखित अनुच्छेदों को प्रभावी बनाने के लिए अनुच्छेदों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अभी कौन कौन से हैं जो अनुच्छेद जिसकी बात हो रही है? तो अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33, अनुच्छेद 16(3), 32(3), अनुच्छेद 33 व अनुच्छेद 34 व अनुच्छेद 34, यानी इतने अनुच्छेद संसद द्वारा का विशेष तौर पे कानून बनाने के लिए, इनको प्रभावी करने के लिए संसद को ये शक्ति दी गई है। ये शक्तियां विधानमंडलों को प्राप्त नहीं है। तो ध्यान रहे, ये शक्तियां केवल संसद को प्राप्त हैं, विधानमंडलों को प्राप्त नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को निम्नलिखित अनुच्छेदों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार है, और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32(3), 33 व अनुच्छेद 34। इन पर प्रभावी कानून बनाने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है, लेकिन विधानमंडलों को प्रदान नहीं की गई, विधानमंडलों के लिए नहीं। अब इस कक्षा को हम लोग जल्दी से देख करके आज की कक्षा को समाप्त करेंगे।
तो आज की कक्षा में हम लोग बात करना शुरू किए हैं जनहित याचिकाओं से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, पीआईएल। पीआईएल क्या है, हम लोग इस पर बात करेंगे। पीआईएल एक जनहित याचिका है। यह एक याचिका है, जनहित याचिका है मतलब एक प्रकार की याचिका ही है, जिसके माध्यम से अन्य कोई व्यक्ति या संस्था क्या करेगी, पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाएगी, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगी। इसमें जो न्यायिक प्रणाली में एक पूर्व प्रचलित अवधारणा लोकस स्टैंडी का है। लोकस स्टैंडी जिसका मतलब होता है कि प्रभावित व्यक्ति ही न्याय पाने के लिए न्यायालय में जाएगा। इस धारणा को बदल दिया गया जनहित याचिका में। जनहित याचिका में अब ये हो गया कि अगर ABCDEFGH को प्रॉब्लम है तो जेड कोर्ट जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ABCDEFGH में से ही कोई जाएगा, यानी पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित जनसमूह नहीं जा पा रहा है तो उसकी जगह पर कोई व्यक्ति या संस्था भी कोर्ट जा सकती है, न्यायालय जा सकती है। पीआईएल ने यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था निर्माण। तो इस तरह से इसके अलावा पीआईएल में ये भी है कि न्यायालय स्वतः संज्ञान ले लें। वह स्वतः संज्ञान चाहे वो मीडिया रिपोर्ट, सोशल साइट, जहां से भी उन्हें ठीक लगे, न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर के जनहित याचिकाओं को आगे बढ़ा सकते। जनहित याचिकाओं की शुरुआत माना तो भारत में जनहित याचिकाओं का जनक जस्टिस PN भगवती को माना जाता है। जस्टिस PN भगवती, न्यायमूर्ति PN भगवती 1980 के दशक में न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, इन दोनों ने मिलकर के जनहित याचिकाओं की शुरुआत की और इस प्रकार भारत में जनहित याचिका की शुरुआत। जब जनहित याचिका अपना काम करने लगी या जनहित याचिकाओं पर सुनवाई होने लग गई, जनहित याचिकाओं के आदेश आने लग गए, तब राजनीतिक क्षेत्र में और मीडिया में एक शब्द प्रचलन में आया, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। ये शब्द आया कि न्यायिक सक्रियता इसका दौर है, इस समय न्यायिक सक्रियता चरम पर है। लेकिन ध्यान रहे कि न्यायिक सक्रियता अलग टर्म है और जनहित याचिका अलग है। दोनों में भेद है, दोनों में अंतर है। वो अंतर जान लें। जनहित याचिका में पीड़ित के अधिकार के लिए दूसरा कोई जाकर के पीड़ित को न्याय दिलाता है। न्यायिक सक्रियता का मतलब यह है कि न्यायिक सक्रियता में जब न्यायालय अपनी परंपरागत भूमिका से आगे निकलकर अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए, अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लग जाएं, तो उसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। साफ साफ यहाँ नोट किया गया कि जब न्यायपालिका अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका का क्या करे, अतिक्रमण करते हुए विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करे, तो इसे हम न्यायिक सक्रियता का नाम देते। तो यह है न्यायिक सक्रियता। एक और महत्वपूर्ण बात है, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था 5 प्रकार के रिटों के बारे में। 5 प्रकार के रिट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जारी करने के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हमें यहाँ ये जानना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के रिटों में अंतर, रिट की अधिकारिता में अंतर। सुप्रीम कोर्ट का पावर अलग है, रिट के मामले में हाई कोर्ट का पावर अलग है। तो दोनों के पावर में अंतर है, दोनों के अधिकारों में अंतर है। इस बात को इस अंतर को हम लोग देखेंगे। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के अधिकारों में अंतर।
पहला अंतर यह है कि उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करते हैं। उच्चतम न्यायालय 32 के और उच्च न्यायालय लोग 226 के अंतर्गत रिट जारी करते हैं। 5 प्रकार के रिट दोनों जारी करते हैं। 5 प्रकार का रिट उच्चतम न्यायालय भी जारी करता है, 5 प्रकार के रिट उच्च न्यायालय भी जारी करते हैं। तो ये समानता है। इसके पश्चात मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही केवल सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का अधिकार कम है। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करेगा, लेकिन हाई कोर्ट ये मूल अधिकारों के साथ साथ कानूनों के उल्लंघन पर भी रिट जारी करते, अन्य मामले में भी रिट जारी करते। तो रिट जारी करने की जो अधिकारिता है, जो शक्ति है, वो उच्च न्यायालय की ज्यादा है, उच्चतम न्यायालय की कम है। इसके अलावा अगर रिट में मांग जायज है तो उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यहाँ भी सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार कम। सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है रिट जारी करने के लिए अगर कारण उचित है तो, परंतु उच्च न्यायालय जो है ये बाध्य नहीं है, ये दूसरा कोई रास्ता भी सुझा सकते हैं, कोई दूसरी दवाई दे करके भी काम चला सकते हैं, दूसरा उपचार कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालय के पास उचित जेन्युइन कारण होने के बावजूद भी उच्च न्यायालय चाहे तो रिट जारी न करें, उसके जगह पर कोई अन्य उपाय से काम चला लें। और पांचवा, उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है, वो अपने अधीनस्थ न्यायालय यानी उच्च न्यायालय के खिलाफ उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। कौन सा रिट जारी कर सकता है? उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कोई रिट जारी कर दे। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मध्य जो रिटों को जारी करने की अधिकारिता है उसमें अंतर आपने देखा। इसके बाद जो बिंदु है वो है मौलिक अधिकारों के मामले में अन्य उपबंध और मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध में पहला है सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, आर्म्ड फोर्सेज एंड फंडामेंटल राइट्स। इसकी बात आर्म्ड फोर्सेज एंड फंडामेंटल राइट्स, इसकी चर्चा अनुच्छेद 33 में की गई। सशस्त्र बल और मूल अधिकारों के बीच क्या अंतर संबंध है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 33 में की गई है। तो अनुच्छेद 33 हम लोग देखें। अनुच्छेद 33 में संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सशस्त्र बल, खुफिया एजेंसी और अन्य के खिलाफ या अन्य के मामले में मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। संसद को क्या शक्ति है? संसद को शक्ति है कि संसद सशस्त्र बल, खुफिया एजेंसियां और अन्य जो एजेंसियां हैं इनमें मूल अधिकारों को लेकर के कुछ सीमा तक तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकती है, युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। क्यों ऐसा करेंगे? तो ऐसा करने का उद्देश्य ये है कि ये समुचित ढंग से कार्य कर सकें और इनका अनुशासन बना रहे। इन संस्थाओं को समुचित ढंग से कार्य कराने के लिए, इनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि संसद इनके मूल अधिकारों में उचित कटौती कर सकती है, उचित तर्कसंगत सीमा तक प्रतिबंध लगा सकती।
इसके साथ अनुच्छेद 34 पर बात करेंगे हम लोग। आर्टिकल 34, इसमें मार्शल लॉ और मूल अधिकार की बात। मार्शल लॉ और मूल अधिकार यानी जहां सेना विधि लगी हुई। मार्शल लॉ मतलब सेना विधि, सैन्य विधि। मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट्स, इनमें अनुच्छेद 34 पर बात होगी। मान लीजिए भारत के किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो उस क्षेत्र में तो संसद को यह शक्ति है ना कि संसद वहां मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती। यहां संसद को दो तरह की शक्ति। अगर मार्शल लॉ लगा है तो जहां मार्शल लॉ लगा है, जहां सैन्य विधि लगी हुई है, संसद वहां पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती। संसद को एक और शक्ति मिली है कि वह, मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है और उसने कोई कार्य किया है या सरकार ने कोई कार्य किया है, तो संसद को यह शक्ति है कि संसद चाहे तो उस कार्य को बरकरार रखे, चाहे तो पुनः नया कार्य करे। संसद को दो शक्ति अनुच्छेद 34 के तहत मिली। पहली शक्ति कि सेना विधि वाले क्षेत्र में प्रतिबंध लगा सकती है मूल अधिकारों पर, और दूसरा उसी क्षेत्र में सरकारी कार्यों को या तो बरकरार रखे या पुनर्निर्मित कर सके। क्या करे? पुनर्निर्मित करे। ये है मार्शल लॉ और मूल अधिकारों के बीच अंतर समझ। अब अनुच्छेद 35 और मूल अधिकारों का अंतिम अनुच्छेद। यह अनुच्छेद 35 जो है, यह संसद को शक्ति देता है। संसद को यह शक्ति देता है कि संसद कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए नियम बना सके, विधि बना सके। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनको प्रभावी करने के लिए संसद विधि बनाएगी? तो वो है 16(3), अनुच्छेद 16(3), 32(3), अनुच्छेद 33 व अनुच्छेद 34। ये चार ऐसे अनुच्छेद हैं जिन अनुच्छेदों को प्रभावी बनाने के लिए संसद को इनसे संबंधित नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 35 के अंतर्गत। तो इस प्रकार आज 22वां क्लास और मौलिक अधिकारों का खंड पूरा होता है। अब हम लोग अगली कक्षा में रिवीजन के बाद अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।